हेलो एवरीवन। स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल ग्लांस एकेडमी पे। आज की क्लास में हम लोग डिस्कशन करेंगे इंडियन पॉलिटी घटना चक्र की सीरीज़ में वित्त आयोग। इससे पहले हम लोग आपातकाल को पढ़ रहे थे, उसको हमने पूरा कंप्लीट कर लिया और आज हम पढ़ेंगे वित्त आयोग। इससे संबंधित जो नोट्स होंगे उसको पढ़ेंगे और साथ ही साथ इस पे जो एमसीक्यूज़ होंगे जो आपकी आगामी परीक्षा यूपीपीसीएस, एमपीपीसीएस, यूपीएससी, यूपी आरओ एआरओ के एग्ज़ाम्स के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। और एक और इम्पॉर्टेंट सूचना आप लोगों को देनी है कि हम लोग कल या परसों से मॉडल प्रैक्टिस पेपर जो है कि शुरू करेंगे, जो यूपी पीसीएस के पेपर को ध्यान में रख के बनाए गए हैं। तो उस मॉडल पेपर पे हम लोग कल से डिस्कशन भी शुरू करेंगे। डेली आपको कोशिश की जाएगी 150 करीब क्वेश्चन, 150 क्वेश्चन जो आपके एग्जाम हॉल में आएंगे वो सब्जेक्ट वाइज हम लोग करेंगे, 1 से 1.5 घंटे के अंदर कवर किए जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज की क्लास को। वित्त आयोग, अगर आप देखेंगे वित्त आयोग की बात करेंगे तो संविधान के अनुच्छेद 280 के अंतर्गत राष्ट्रपति के द्वारा, किसके द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा प्रत्येक 5 वर्ष के अंतराल पर या आवश्यकता अनुसार उससे पहले एक वित्त आयोग के गठन का प्रावधान करता है। तो बात आती है कि सामान्यतः तो ये 5 वर्ष के लिए होता है, लेकिन अगर आवश्यकता पड़े तो 5 वर्ष से पहले भी गठन किया सकता है। और इसका मुख्य कार्य क्या होता है, संघ अर्थात केंद्र और राज्यों के बीच करों के शुद्ध आगमों के वितरण के बारे में और राज्यों के बीच ऐसे आगमों के तत्संबंधित भाग के आवंटन के तरीकों के संबंध में राष्ट्रपति को सिफारिश प्रस्तुत करना है। अब यहाँ पर फोकस करना है कि राष्ट्रपति को सलाह देता है या परामर्श देता है या जो है कि आदेश देता है। तो अगर आप देखेंगे कि राष्ट्रपति को केवल ये सिफारिश दे सकता है कि किस प्रकार से जो भी आप करों का वो करते हैं, राजस्व से इकट्ठा करते हैं जीएसटी के रूप में या डायरेक्ट टैक्स के रूप में, उसको संघ और राज्यों के बीच में कैसे डिवीज़न कर सकते हैं। वहीं वित्त आयोग भारत की समेकित निधि, जिसको हम संचित निधि कहते हैं, जो आर्टिकल नंबर 266 में वर्णित होती है, से राज्यों के राजस्व में सहायता अनुदानों को शासित करने वाले सिद्धांतों की अनुशंसा भी करता है। साथ ही साथ यह राज्य के वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर राज्य की पंचायतों और नगर पालिकाओं के संसाधनों की अनुपूर्ति हेतु राज्य की संचित निधि के संवर्धन हेतु आवश्यक उपाय भी राष्ट्रपति को अनुशंसित करता है। अब यहाँ पर एक प्रश्न जानने वाला है कि राज्य की संचित निधि किस आर्टिकल में है। तो देखिए, केंद्र की संचित निधि जो है वो है आर्टिकल नंबर 266 और इसी में आपका सेंटर के साथ साथ आपका स्टेट की भी संचित निधि के वर्णन की बात की गई है। अर्थात कि राज्य की जो संचित निधि है वो किसी अलग आर्टिकल में नहीं, इसी 266 में ही है। वहीं आर्टिकल नंबर 280(1) के तहत वित्त आयोग राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाने वाले एक अध्यक्ष और 4 अन्य सदस्यों से मिलकर बनता है। यानी इसमें टोटल कितने लोग होंगे, एक तो अध्यक्ष हो गए और 4 सदस्य हो गए, तो टोटल जो है कि 5 मेंबर्स इसके जो है कि हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, 5। प्रथम वित्त आयोग का जब गठन किया गया था तो उस समय इसके अध्यक्ष केसी नियोगी साहब थे और 22 नवंबर 1951 को किया गया था। कब किया गया था, 1951। वहीं 14वें वित्त आयोग के जो अध्यक्ष हैं श्री वाई वी रेड्डी साहब थे और 14वें वित्त आयोग की सिफारिशों के संदर्भ की अवधि वर्ष जो थी, अवधि वर्ष यानी कि जो 14वें वित्त आयोग ने जो सिफारिश की थी उसको 2015 से 2020 तक थी। लेकिन वर्तमान में अगर हम बात करेंगे तो 15वें वित्त आयोग का गठन हो चुका है, जो कि एन के सिंह साहब हैं, जो सामान्यतः 2021 से लेकर जो है कि 21 से 26 यानी इनकी जो संदर्भ टाइमिंग रहेगी वो 21 से 26 तक का रहेगा। तो 2021 से 26 के लिए एन के सिंह कमेटी जो है कि गठित की गई है, उनकी अध्यक्षता में 15वें वित्त आयोग। तो आपको 14वें बता दिया गया, साथ ही साथ आपको 15। अच्छा, एक चीज़ ध्यान रखना है कि जो 14th कमीशन था उसने क्या किया कि केंद्र के विभाज्य कर पूल में राज्य की हिस्सेदारी 32% से बढ़ाकर 42% कर दी गई है। यानी उसकी सिफारिश की कि अब 42% कर दी जाए 32% से बढ़ाकर। तो ये पूछा जाता है कि राज्यों की जो हिस्सेदारी है वो 32 से 42 किस में की गई है, तो वो की गई है आपके 14वें वित्त आयोग में। वहीं अगर हम आगे देख लेते हैं 15वें वित्त आयोग के बारे में, अगर हम समझते हैं यहाँ पे, तो 15वें वित्त आयोग ने केंद्रीय करों के निवल आगमों यानी कि विभाज्य कर पूल का 41% अब तक के 42% के स्थान पर राज्यों के साथ साझा किए जाने की अनुशंसा की है। कहने का मतलब हो गया कि जो 42% तक पहुंचे थे हम लोग, 32 से क्रॉस करके 42 तक 14वें वित्त आयोग में, अब उससे 15वें वित्त आयोग ने क्या किया, 42 की जगह क्या कर दिया, 41% की बात की। वहीं जो नया जम्मू कश्मीर तथा लद्दाख संघ राज्य क्षेत्रों की आवश्यकता के वित्तीयन हेतु यह कमी की गई है। कहने का मतलब हो गया कि जो आपको 32 से 42 मिल रहा था, अब उस 42 से 41 कर दिया गया। तो ये जो एक का अंतर आया है ये स्पेशली जम्मू कश्मीर के डेवलपमेंट के लिए और साथ ही साथ लद्दाख के डेवलपमेंट के लिए भी दिए जाने की बात की गई, इसीलिए इसमें कमी कर दी गई है।
आगे देखते हैं। उल्लेखनीय है कि 80वें संविधान संशोधन अधिनियम सन 2000 के तहत केंद्र द्वारा संग्रहित सभी करों के निवल आगमों यानी अधिभारों एवं उपकरों और आगे देखते हैं के अतिरिक्त संग्रहण व्ययों को घटाकर अनुच्छेद 270 को 279 के साथ मिलाकर पढ़ने से परिभाषित होता है कि विभाज्य कर पूल के रूप में संघ और राज्यों के मध्य साझा किए जाने की व्यवस्था की गई है। तो सिंपल सी बात है कि जो भी टैक्स होते हैं अगर संघ सरकार उसको अधिग्रहित करती है तो उसे राज्यों में ही तो इकट्ठा करती होगी, चाहे आपका उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड इन्हीं सब राज्यों से लेती होगी। तो इसीलिए जो भी पैसा कलेक्ट होता है उसे संघ क्या करता है, राज्य और संघ के बीच में बांटा जाता है। तो आपसे एक सिंपल प्रश्न मैं आपसे पूछा, अच्छा एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, राज्य वित्त आयोग जो है वो एक संवैधानिक निकाय है या संवैधानिक संस्था है जिसकी स्थापना किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा की गई थी, इसको आप लोग कमेंट बॉक्स में कीजिएगा। बताइएगा कि किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा राज्य वित्त आयोग की स्थापना की गई, क्योंकि आर्टिकल नंबर 280 के तहत तो केंद्र में वित्त आयोग की स्थापना की गई, लेकिन राज्य में वित्त आयोग की स्थापना कौन से संवैधानिक संशोधन से की गई है ये आप लोगों को बताना है। अच्छा यहाँ पे जो मेरा प्रश्न है वो यह है आपको समझाने का कि जो 14th कमीशन आई थी उसके जो अध्यक्ष थे वो तो थे आपके YV रेड्डी साहब, और इन्होंने क्या कहा था कि जो स्टेट को हम जो लोग देते हैं टैक्स में पार्टीशन जो 32% हम लोग केवल देते हैं, इसको बढ़ा के आप लोग क्या कर दीजिए 42%। गवर्नमेंट से सिफारिश की गई, राष्ट्रपति से। तो देन आफ्टर जो 15th आए थे NK सिंह महोदय जो आए थे, कौन आए थे, NK सिंह। तो इन्होंने क्या किया, ये जो 42 मिल रहा था इस 42 से भी क्या किया माइनस करके 41 कर दिया गया। तो ये जो 1% की कमी आई है ये किसके डेवलपमेंट के लिए की गई, जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लिए। तो ये समझने वाली बात है आपको, जो बहुत ही अच्छी बात है और आपको समझना भी चाहिए इसे। आइए इस पर हम कुछ MCQs कर लेते हैं। पहला प्रश्न है, सामान्य रूप में भारत में प्रति 5 वर्ष बाद वित्त आयोग की नियुक्ति की जाती है राज्यों की वित्तीय स्थिति निर्धारित करने के लिए, या केंद्रीय सरकार की वित्तीय स्थिति निर्धारित करने के लिए, या केंद्रीय सरकार के वित्तीय संसाधन निर्धारित करने के लिए, केंद्रीय अनुदान और संघ के राजस्व में राज्यों का अंश निर्धारित करने के लिए। तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा कि भाई जो भी राज्यों का अंश है आप उसे निर्धारित कीजिए और उसे आप दे दीजिए। तो ये होता है। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि लिखा हुआ है कि संविधान के अनुच्छेद 280 के अंतर्गत प्रत्येक 5 वर्ष के अंतराल पर एक वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है। इसका मुख्य कार्य क्या है, संघ और राज्यों के बीच करों के शुद्ध आगमन यानी कि नेट जो प्रोसीड होती है उसके वितरण के बारे में और राज्यों के बीच ऐसे आगमों के आवंटन के तरीके के संबंध में राष्ट्रपति को केवल ही सिफारिश प्रस्तुत कर सकते हैं। और वित्त आयोग क्या करता है, भारत की जो समेकित निधि है अर्थात संचित निधि, इससे राज्यों के राजस्व में सहायता अनुदानों को शासित करने वाले सिद्धांतों की भी अनुशंसा करता है। तो ये सारी बातें हैं। और अगर हम देखते हैं कि पहले वित्त आयोग के जो गठन किया गया था वो KC नियोगी साहब की अध्यक्षता में 22 नवंबर 1951 को गठित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, किस एक की सिफारिशों के आधार पर संघ और राज्यों के बीच वित्तीय वितरण होता है। तो ये काम कौन करता है, वित्त आयोग करता है, जो आर्टिकल नंबर 280 में होता है। और अगर मैं इसकी बात करूं कि ये किस भाग में आता है, तो मैंने आपको बताया था कि जो वित्तीय संबंध है वो सामान्यतः भाग 12 में आते हैं, क्योंकि हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था हम लोगों ने, एक मिनट, हाँ हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि जो भाग 11 होते हैं उसमें हमने 2 प्रकार के जो है कि संबंध देखे थे भाग 11 में। एक तो था विधायी संबंध और दूसरा होता है प्रशासनिक संबंध। लेकिन भाग जो 12 है इसमें हम लोगों ने पढ़ा कि ये वित्तीय संबंध इसमें शामिल किए जाते हैं। तो ये चीज़ें हमें याद होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं हम लोग, केंद्र तथा राज्यों के मध्य वित्त का विभाजन निम्न में से किसकी संस्तुतियों के आधार पर किया जाता है। तो वित्त आयोग के संस्तुतियों के आधार पर। चलिए क्वेश्चन नंबर हम नेक्स्ट देखते हैं। लिखा है क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में से कौन केंद्र और राज्यों में राजस्व बंटवारे के लिए मापदंडों की अनुशंसा करता है। तो वित्त आयोग के द्वारा किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 5, केंद्र एवं राज्यों के बीच करों की शुद्ध आय के वितरण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी संस्था मूल सिद्धांत को निरूपित करेगी। तो यहाँ पे शुद्ध आय का जो वितरण की बात हो रही है तो ये काम तो केवल और केवल केंद्रीय वित्त आयोग करेगा, वो वित्त मंत्रालय या वित्त आयोग। तो C ऑप्शन हो जाएगा वित्त आयोग, जो आर्टिकल नंबर 280 के तहत किया जाता है। और संचित निधि की बात अगर हम करें तो ये जो संचित निधि है वो किस आर्टिकल में दी हुई है, केंद्र की हो चाहे राज्य की, तो ये दोनों ही 266 आर्टिकल में दी गई हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं, वित्त आयोग का गठन किया जाता है प्रत्येक
5वें वर्ष पे। लेकिन ध्यान देने वाली बात है कि अगर राष्ट्रपति को आवश्यकता पड़ेगी तो वो आवश्यकता अनुसार पहले भी गठित कर सकता है, पहले भी गठित कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 7 है, वित्त आयोग का गठन किया जाता है तो 5 वर्ष की अवधि के लिए सामान्यतः प्रेसिडेंट महोदय के द्वारा ही किया जाता है। और इसमें वो कौन से आर्टिकल का प्रयोग करते हैं? 280 का। और कितने सदस्य होते हैं वित्त आयोग के? तो 1+4, यानी एक तो होता है अध्यक्ष और 4 इसके सदस्य होते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 हम लोग देखते हैं यहाँ पर कि कुछ अभिकथन है और एक कारण है। वित्त आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की योग्यताओं का निर्धारण भारत का राष्ट्रपति करता है। समझने वाली बात है। अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा होती है। तो देखिए आर तो सही है, लेकिन अब यहाँ प्रश्न उठता है कि क्या वित्त आयोग के जो अध्यक्ष व सदस्यों की योग्यताओं का निर्धारण है वो भारत का राष्ट्रपति करेगा या संसद करेगी या संविधान करेगा? तो आइए हम इसके एक्सप्लेनेशन को पढ़ते हैं पूरी तरीके से और हम आपको वो बातें बताएंगे। देखिए यहाँ पे लिख रहा है डी ऑप्शन, यानी कि क्या कहा इसने कि ए स्टेटमेंट गलत है, अर्थात कि राष्ट्रपति जो है कि इसकी योग्यता का निर्धारण नहीं करता है। क्यों? तो देख लेते हैं क्यों नहीं करता है। क्योंकि आर्टिकल नंबर 280(2) के अंतर्गत कहा गया संसद विधि द्वारा उन अहर्ताओं का जो वित्त आयोग के सदस्यों के रूप में नियुक्ति के लिए अपेक्षित होंगी उस रीति का जिनसे उनका चयन किया जाएगा अवधारण कर सकेगी। अर्थात कि संसद विधि के द्वारा तो बनाएगी, लेकिन संविधान के 280(2) में ये बातें कही गई हैं। लेकिन संविधान में कोई भी प्रकार की योग्यता की बात नहीं की गई है, बल्कि उसने सीधे सीधे संसद के ऊपर दे दिया कि संसद अगर चाहेगी तो अपने हिसाब से वो एक नियम बनाए और साथ ही साथ जो भी उसको योग्यता, नियुक्ति, कार्यकाल जो भी बात करनी है वो अपना कर सकती है। तो ये वाली बात समझ में आ गई कि राष्ट्रपति इसका नहीं करता है। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, वित्त आयोग के कार्य। अब हम वित्त आयोग के कार्य देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है कि वित्त आयोग के क्या कार्य होते हैं? भारत की संचित निधि से धन निकालने की अनुमति देना? जी नहीं, ये काम तो किसका होता है? धन निकालने की अनुमति देने का। ये काम हमारी संसद का होता है। तो एक स्टेटमेंट गलत। प्राप्त करों के भागों को राज्यों के बीच में बांटना, अब डिपेंड करता है कि बांटना यहाँ पे सही लेता है या फिर सलाह देने की बात होती है, तो ये भी मैटर करेगा। सहायता अनुदान के लिए राज्यों के आवेदनों पर विचार करना, बिल्कुल सही बात है ये। वहीं अगर आप देखेंगे कि संघ सरकार तथा राज्य सरकारें बजट के प्रावधानों के अनुसार करों की उगाही कर रही हैं या नहीं, इसकी देखरेख करना और उन पर रिपोर्ट भी देना, तो ये काम भी जो है कि क्या इसका है या नहीं है। तो अगर आप देखते हैं तो इसका सेकंड और थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि इसका काम केवल और केवल ये है कि जो प्राप्त कर है उसे राज्यों के बीच बांटना और साथ ही साथ राज्यों के आवेदन पर विचार करना। तो यही दो काम इसके हैं और कोई से भी इसके काम नहीं है। क्वेश्चन नंबर 10 है, वित्त आयोग का प्रमुख कार्य क्या है? केंद्रीय करों में राज्यों के भाग तथा केंद्र द्वारा राज्यों के लिए दी जाने वाली वित्तीय सहायता के सिद्धांत का निर्धारण करना, राज्यों पर वित्तीय नियंत्रण करना। राज्यों पर वित्तीय नियंत्रण तो नहीं करता है ये। वहीं दो और हैं कि केंद्र पर वित्तीय नियंत्रण करना या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आप देख रहे हैं कि इसका आंसर भी ए दिया, अर्थात कि क्या दिया गया कि जो केंद्र के द्वारा जो धन उगाया जाता है, अर्थात कि जो कर का वसूलन किया जाता है, वसूली की जाती है, अधिग्रहित किया जाता है, तो उसमें जो राज्यों का हिस्सा होता है वो इसे दिलाने पर विचार विमर्श किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 11 है, वित्त आयोग राष्ट्रपति को संस्तुति भेजने में मुख्य रूप से संबंधित है राज्यों को दिए जाने वाले अनुदान के सिद्धांत में या राज्यों को केंद्र के करों के बीच के बंटवारे के बारे में, या न तो ए सही न बी, या दोनों ही सही है। तो डी ऑप्शन सही है कि ए भी सही है और बी भी, दोनों ही ए से संबंधित मुख्य रूप से काम होते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 हम देखेंगे, भारत के वित्त आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है? वह अवसंरचना विकास हेतु विदेशी पूंजी अंतर प्रवाह प्रोत्साहित करता है, वह सार्वजनिक क्षेत्र के प्रतिष्ठानों में समुचित वित्त वितरण को सुगम बनाता है, वह वित्तीय प्रशासन में पारदर्शिता सुनिश्चित करता है, या इस संदर्भ में ए बी सी इनमें से कोई भी कथन सही नहीं है। तो बिल्कुल डी ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि ना ए सही है, ना बी सही है, ना सी, क्योंकि ये कोई भी काम जो है कि वित्त आयोग का नहीं है। ये सरकार के काम होते हैं, वित्त आयोग के काम ये बिल्कुल भी नहीं होते हैं। अब यहाँ हम समझते हैं कि आर्टिकल 280(3) के अंतर्गत कहा गया है कि भारत का वित्त आयोग निम्नलिखित मामलों में सुझाव देता है। पहला, संघ और राज्यों के बीच करों के शुद्ध आगमों का वितरण कैसे किया जाए। दूसरा, आर्टिकल 275 के तहत भारत की संचित निधि में से राज्यों के राजस्व में सहायता अनुदान करना। फिर उसका तीसरा है, राज्य वित्त आयोगों की सिफारिशों के आधार पर राज्यों में स्थानीय निकायों जैसे पंचायतों और नगर पालिकाओं के संसाधनों की अनुपूर्ति हेतु राज्यों की संचित निधि के संवर्धन के लिए करना, और साथ ही साथ अन्य कोई विषय जो राष्ट्रपति ने जो है कि दे दिया हो वित्त आयोग को कि आपको इस पर भी काम करना है। क्वेश्चन नंबर 13 है,
भारत में संघीय वित्त आयोग संबंध रखता है किससे? राज्यों और केंद्रों के बीच वित्त से संबंध रखता है कि इनके बंटवारा कैसे किया जाएगा, इससे संबंध रखता है और ज़्यादा वो इंटरफेयर नहीं करता। क्वेश्चन नंबर 14 हम लोग देखेंगे, केंद्र व राज्यों के मध्य वित्त का बंटवारा किसकी सिफारिश पर होता है? तो ये वित्त आयोग की सिफारिश पर होता है, जिसकी स्थापना आर्टिकल नंबर 280 के तहत की गई है। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 15 पूछा जा रहा है। तो 15 में पूछा गया वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो सी रंगराजन जी वित्त आयोग के अध्यक्ष थे। तो अगर हम बात करें यहाँ पे डिटेल से, तो 12th की बात हमने देख ली, वो तो होगा सी रंगराजन। अगर आपसे 14th की बात की जाए तो कौन है? वाई वी रेड्डी। होता क्या ना कि पीसीएस में आपको मैचिंग करने के लिए आ जाता है कि भाई कौन किसके अध्यक्ष थे, तो आपको नाम पता रहेगा तभी आप कर पाएंगे। 15th की अगर हम बात करेंगे तो ये होगा आपके एन.के. सिंह। और अगर फर्स्ट कमीशन की बात करेंगे तो कौन हो जाएगा? के.सी. नियोगी साहब हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? के.सी. नियोगी। चलिए आगे देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 16 है, संविधान लागू होने के पश्चात अब तक कितने वित्त आयोग बनाए जा चुके हैं? तो अब यहाँ पर इसका स्टार बना दिया गया है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17, 13वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो यहाँ पे देखिए हमने 12th के देखे थे, कौन थे? रंगराजन साहब थे। और जो 14th के थे वो कौन थे? वाई वी रेड्डी साहब थे। 15 के एन.के. सिंह साहब थे। और वहीं जो है कि पूछा गया है 13 के, तो 13 के होगा विजय केलकर साहब। तो ये केलकर साहब जो है कि इसके पता होने चाहिए आपको। तो अब आप अगर एक क्रम देखोगे, अगर आप क्रम देखोगे यहाँ से, तो देखो 12th के कौन थे? अभी हमने बताया कौन? सी रंगराजन साहब हो गए, CR लिख दिया मैंने। 13 की बात करेंगे तो ये कौन हो गए? विजय केलकर साहब। 14th की बात करेंगे तो ये कौन हो जाएंगे? वाई वी रेड्डी साहब। और 15th की बात करेंगे तो ये कौन हो गए? एन.के. सिंह साहब। तो दोस्तों ये क्या होता है ना, ऐसे मैचिंग करने के लिए पूछा जाता है, तो आपको ये याद होना चाहिए बिल्कुल पूरी तरीके से, इसीलिए मैं इसको बार बार बोल रहा हूँ, रिपीट कर रहा हूँ ताकि आपको याद हो सके। क्वेश्चन नंबर 18 है, 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष। तो अभी हमने पढ़ा कि वाई वी रेड्डी साहब जो है कि 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं। और अगर सी रंगराजन की बात करेंगे तो ये किसके हो जाएंगे? 12th वाले के हो जाएंगे, 12th वित्त आयोग के हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग। वित्त आयोग का एक चेयरमैन होता है और कितने लोग होते हैं? और बाकी 4 अन्य सदस्य होते हैं। तो एक होता है चेयरमैन और 4 होते हैं अन्य सदस्य, टोटल हो जाएंगे 5। कितने हो जाएंगे? 5 मेंबर होते हैं इसमें। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से कौन वित्त आयोग द्वारा की गई प्रत्येक सिफारिश को संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवाएगा? तो जितनी भी सिफारिशें होती हैं वो भारत के राष्ट्रपति के पास जाती हैं और भारत का राष्ट्रपति जो है कि संसद के प्रत्येक सदन में, अर्थात कि एक लोकसभा में भी रखेगा और राज्यसभा में भी रखवाएगा। अब वो खुद चल के नहीं जाता रखने, उसके जो ऑफिस के लोग होते हैं वो लोग जो है कि वहाँ जाते हैं रखने के लिए और दे देते हैं सदन को कि भाई ये रिपोर्ट आई है, इस पर आप विचार विमर्श कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 21 की बात करते हैं। राज्य वित्त आयोग एक संवैधानिक निकाय है, बिल्कुल सही बात है। और संघीय वित्त आयोग पंचायतों को वित्तीय सहायता देने के लिए संस्तुति नहीं कर सकता? ऐसा बिल्कुल नहीं है, वो संस्तुति कर सकता है, आराम से करेगा संस्तुति जो है कि। तो यहाँ पे देखिए सी ऑप्शन इज करेक्ट हो जाएगा कि ए तो सही है लेकिन आर गलत है, क्योंकि इसमें कहा गया कि क्या संघीय वित्त आयोग यानी जो आर्टिकल नंबर 280 में वो राज्यों की पंचायतों के लिए संस्तुति नहीं करेगा? तो ऐसा नहीं है, वो संस्तुति करता है। चलिए इसका एक्सप्लेनेशन आप लोग देख लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है एक्सप्लेनेशन इसका, यहाँ से प्रश्न बन सकते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 जिसको हिंदी में हम झ बोलते हैं, के तहत यह प्रावधान किया गया कि राज्यपाल 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के लागू होने के 1 वर्ष के अंदर तथा उसके बाद प्रत्येक 5 वर्ष के बाद एक वित्त आयोग की स्थापना करेगा जो कि राज्य वित्त आयोग कहलाएगा। और यही मैंने स्टार्टिंग में क्लास में प्रश्न पूछा था, जो कि पंचायतों की वित्तीय स्थिति का पुनर्वलोकन करेगा। ओके। और वहीं आर्टिकल नंबर 243 के तहत यह वित्त आयोग नगर पालिकाओं की वित्तीय स्थिति का भी पुनर्वलोकन करता है। इस प्रकार राज्य वित्त आयोग एक संवैधानिक संस्था है, क्योंकि इसका जो जिक्र है वो किस में है? आर्टिकल नंबर 243 में है। चलिए अब हम देख लेते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन को। पूछा जा रहा है, राज्य वित्त आयोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो यह एक अनौपचारिक संस्था है, गलत। यह एक संवैधानिक संस्था है, बिल्कुल, क्योंकि राज्य वित्त आयोग अभी हमने पढ़ा आर्टिकल नंबर 243 के अंतर्गत इसको रखा गया है। और ये 73 अमेंडमेंट जो आया था, कब आया था? 1993 के अंतर्गत, जिसके द्वारा जो है कि इसको शामिल किया गया था, इसका गठन किया गया था, राज्य वित्त आयोग का गठन किया गया था। क्वेश्चन नंबर हम 23 देख लेते हैं।
राज्य वित्त आयोग है कैसा, एक विधिक संस्था नहीं, एक असंवैधानिक संस्था नहीं, संवैधानिक संस्था, बिल्कुल सही बात है कि संवैधानिक संस्था है। और ये आर्टिकल नंबर 243 के तहत इसको शामिल किया गया, किसके द्वारा, 243 के द्वारा इसको शामिल किया गया है। तो अब हमारा इसी में अगला टॉपिक है योजना आयोग या नीति आयोग। तो योजना आयोग जो है कि एक कैसी संस्था थी, ये आप देख लीजिएगा कि संविधानेतर संस्था थी। संविधानेतर का मतलब क्या होता है दोस्तों, जिसका जिक्र संविधान में नहीं था लेकिन कार्यपालिका अर्थात सरकार के द्वारा इसका गठन किया गया है कार्यपालिका ने। तो अब जैसे क्या था, उस समय प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू साहब थे, तो उन्होंने क्या किया कि एक इसका गठन कर लिया गया सरकार के द्वारा, तो इसको संविधानेतर कह दिया गया, मतलब संविधान बनने के बाद इसका गठन किया गया है। और इसे एक तरीके से देखो यहाँ लिखा भी है कि संविधान में इसका कोई भी उल्लेख नहीं मिलता है, और इसे परामर्शदात्री संस्था भी कहा जाता था। इसका गठन 15 मार्च 1950 को किया गया था। प्रधानमंत्री इसका पदेन अध्यक्ष होता था, और पहले उपाध्यक्ष गुलजारी लाल नंदा जी हुए थे। लेकिन अब क्या किया गया कि 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग को समाप्त किया गया और उसकी जगह नीति आयोग की स्थापना की गई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार के द्वारा। और नीति आयोग की जो फुल फॉर्म है, ये भी पूछ लेता है वनडे एग्जाम्स में, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। प्रधानमंत्री ही नीति आयोग के पदेन अध्यक्ष होते हैं। और वर्तमान में जो है कि इस समय अगर मैं आज की बात करूं, आपके मार्च 2023 की, तो वर्तमान में जो नीति आयोग के जो उपाध्यक्ष हैं वो कौन है, सुमन बेरी साहब हैं। कौन है, सुमन बेरी। अच्छा, सबसे पहले नंबर की बात करेंगे तो वो आपके अरविंद पनगड़िया साहब थे, दूसरे नंबर पे राजीव कुमार थे, और तीसरे नंबर पे सुमन बेरी हैं। ठीक है, तो ये लोग आप लोग क्या कीजिएगा, यहाँ पे करंट अपडेट कर लीजिएगा कि वर्तमान में जो उपाध्यक्ष हैं वो सुमन बेरी हैं। और कमेंट बॉक्स में आप बताइए कि वर्तमान में इसके सीईओ कौन है, क्योंकि इससे पहले जो थे आपके वो उनको हटा दिया गया है सीईओ, और अमिताभ कांत जी को भी हटा दिया गया। तो वर्तमान में सीईओ कौन है वो आप लोगों को बताना है कमेंट बॉक्स में। ठीक है, हेलो जी, आगे देखते हैं। अब इस पे हम कुछ क्वेश्चन करेंगे जहाँ से देखेंगे आपकी पेपर में पूछा गया। तो ये देखेंगे यूपी पीसीएस प्री 2015 में ही ये प्रश्न पूछा गया कि योजना आयोग का अंत किस प्रधानमंत्री ने किया। तो नरेंद्र मोदी जी की गवर्नमेंट के द्वारा किया गया, और 1 जनवरी 2015 को इसकी जगह क्या किया गया, नीति आयोग की स्थापना कर दी गई। किसकी आयोग की स्थापना की गई, नीति आयोग की स्थापना कर दी गई है। क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग देखेंगे। आप लोग इसके क्वेश्चन जो ध्यान से देखिएगा, क्योंकि यहाँ पे जो है कि बहुत सारे प्रश्न आपके इससे बनेंगे। नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त 2014 को ही घोषणा कर दी गई थी कि योजना आयोग को अब समाप्त किया जाएगा, और उसकी जगह 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग अर्थात नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया स्थापित किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। भारत में नीति आयोग की स्थापना जनवरी 2015 में की गई थी। किसके द्वारा, संघीय मंत्रिपरिषद द्वारा पारित एक विशिष्ट प्रस्ताव से की गई थी, और इसीलिए इसको क्या कहते हैं हम लोग कि ये संविधानेतर संस्था है। कैसी संस्था है, संविधानेतर। कहने का मतलब क्या हो गया संविधानेतर का, कि ये संविधान निर्माण के बाद बनाई गई है, वो भी कार्यपालिका अर्थात सरकार के द्वारा। अगर ये संसद के द्वारा बनाई गई थी तो इसको हम संसदीय विधि के द्वारा बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, योजना आयोग को प्रतिस्थापित करते हुए निम्नलिखित में से किस दिन नीति आयोग की स्थापना की गई। तो 1 जनवरी 2015 को की गई थी। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे आप कि नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष, तो प्रथम उपाध्यक्ष थे अरविंद पनगड़िया। लेकिन अगर आपसे पूछ लिया जाए, ध्यान देना, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो आपके सामने 2 प्रश्न आ सकते हैं कि सर पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को बताया जाए या फिर नरेंद्र मोदी जी को बताया जाए। तो देखिए, जब नीति आयोग शब्द करके देगा तो आपको बताना होगा नरेंद्र मोदी, क्योंकि यही इसके पहले अध्यक्ष थे, नरेंद्र मोदी साहब ने इसकी स्थापना की। लेकिन अगर यहाँ पे योजना आयोग करके पूछा जाए तो इसके जो पहले अध्यक्ष थे वो थे हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, तो इसलिए उनका नाम दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, योजना आयोग की स्थापना कब की गई थी। 15 मार्च 1950 को की गई थी। योजना आयोग की स्थापना की गई थी। क्वेश्चन नंबर 6 है, राष्ट्रपति के द्वारा अध्यादेश के द्वारा, गलत। संसद द्वारा एक कानून बनाकर, यह भी नहीं है, क्योंकि ये तो कार्यपालिका के द्वारा तैयार की गई थी, अर्थात संघीय मंत्रिपरिषद द्वारा एक विशिष्ट प्रस्ताव के द्वारा की गई थी। तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन एक संविधानेतर संस्था है। तो देखिए, वित्त आयोग क्या है, संवैधानिक है, क्योंकि इसका जिक्र क्या है, संविधान के आर्टिकल नंबर 280 में किया गया। वहीं नीति आयोग को देखेंगे तो ये संवैधानेतर संस्था है। निर्वाचन आयोग की बात करेंगे तो आर्टिकल नंबर 324 में लिखा गया है, और संघ लोक सेवा आयोग की बात करेंगे तो आर्टिकल नंबर 312 में इसका प्रावधान है। तो नीति आयोग है जिसका कहीं भी प्रावधान नहीं है, तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो आप समझ गए होंगे संविधानेतर और संवैधानिक संस्था में क्या अंतर होता है।
लिख रहा है क्वेश्चन नंबर 8 कि निम्नलिखित में से कौन एक संविधानेतर संस्था है। तो वित्त आयोग, देखिए सेम रिपीट प्रश्न है। तो वित्त आयोग तो जो है कि आर्टिकल नंबर 280, निर्वाचन आयोग आर्टिकल नंबर 324, अंतर्राज्यीय परिषद तो ये है आर्टिकल नंबर आपके 263। क्या है आर्टिकल इसका 263 में दिया हुआ है। नीति आयोग लेकिन किस में है आपका, ये संविधानेतर संस्था के रूप में जाना जाता है। अब यहाँ पर फिर एक प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 9 कि कौन एक संवैधानिक निकाय नहीं है, अर्थात कि वो संविधान में नहीं है। संघ लोक सेवा आयोग आर्टिकल नंबर 312 में दिया हुआ है, वित्त आयोग आर्टिकल 280, राज्य लोक सेवा आयोग भी। लेकिन योजना आयोग को जो है कि संवैधानितर संस्था या संविधान में इसका वर्णन नहीं किया गया है, बल्कि इसकी स्थापना आपके 1950 में की गई थी, इसलिए इसको संविधानेतर संस्था भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं हम लोग, कौन संवैधानेतर संस्था है। तो वित्त आयोग, चुनाव आयोग और संघ लोक सेवा आयोग ये तो संवैधानिक है, लेकिन योजना आयोग संवैधानेतर संस्था है। क्या है, योजना आयोग संवैधानेतर संस्था। आप यहाँ देखेंगे भी कि संघ लोक सेवा आयोग 315 आर्टिकल में, वित्त आयोग 280 में, चुनाव आयोग 324 और अंतर्राज्यीय परिषद 263 में दी हुई है। ये सारे के सारे संवैधानिक निकाय हैं, जबकि योजना आयोग एक संवैधानेतर संस्था है। क्वेश्चन नंबर 11 पूछा जा रहा है, कौन सा एक संविधान का अंग नहीं है। तो निर्वाचन आयोग भी है, वित्त आयोग भी है, जाहिर सी बात है क्या होगा, योजना आयोग इसका आंसर होना चाहिए। और डी ऑप्शन देख सकते हैं आप, इसका आंसर भी हो गया कि योजना आयोग, जो कि संविधान का पार्ट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे, कौन सा एक संवैधानिक संस्था या निकाय नहीं है। तो योजना आयोग ही नहीं है, बाकी चुनाव आयोग भी है, वित्त आयोग भी है, लोक सेवा आयोग भी है। तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ये प्रश्न बहुत बार रिपीट किया गया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किन निकायों को संविधान में उल्लेख नहीं किया गया। राष्ट्रीय विकास परिषद का नहीं किया गया, योजना आयोग का भी नहीं किया गया, क्षेत्रीय परिषदों का भी नहीं। देखिए भारत में जो क्षेत्रीय परिषदें बनाई गई हैं वो संसद के द्वारा बनाई गई हैं, और संसदीय पुनर्गठन अधिनियम, जो राज्य का पुनर्गठन अधिनियम, जो आर्टिकल आपका है वो कब का है, 1956 का है। क्या है आर्टिकल, राज्यों का पुनर्गठन के नाम से है, और ये 1956 जिसके तहत आपकी क्षेत्रीय परिषदों की स्थापना की गई, और जिसमें 5 क्षेत्रीय परिषदें हैं, जब पूरे भारत को इस तरीके से बांटा है, एक उत्तरी परिषद, एक दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद, एक पूर्वी क्षेत्रीय परिषद और एक पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद, लेकिन एक मध्य में भी क्षेत्रीय परिषद है। तो टोटल 5 क्षेत्रीय परिषदों का गठन किया गया, जिसका अध्यक्ष कौन होगा, आपका केंद्रीय गृह मंत्री इसके अध्यक्ष होते हैं। चलिए आगे प्रश्न देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 14 है, भारत के योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो मैंने बताया था पंडित जवाहरलाल नेहरू जी रहेंगे, लेकिन अगर उसने आपसे पूछा एग्जाम में कि नीति आयोग के पहले कौन थे, तो हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी। क्वेश्चन नंबर 15 है, योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है। तो प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष माने जाते हैं, जो भी तत्कालीन प्रधानमंत्री रहेंगे उसी समय वो उसके अध्यक्ष हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं, योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष कौन हैं। तो यहाँ पे भी आप देखेंगे कि प्रधानमंत्री को ही कहा जाता है पदेन अध्यक्ष के रूप में। और नीति आयोग, क्वेश्चन नंबर 17, नीति आयोग के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं है। इसका गठन योजना आयोग के स्थान पर किया गया था, यह बात बिल्कुल सही है। इसमें एक पूर्णकालिक अध्यक्ष होता है। इसका गठन जनवरी 2015 में किया गया था, और यह सहकारी संघवाद के सिद्धांत पर आधारित है। तो आप कहेंगे सर चारों स्टेटमेंट तो सही है, गलत कौन सा हुआ। तो आप देखेंगे बी गलत है, क्योंकि इसमें पूर्णकालिक अध्यक्ष नहीं होता है, क्योंकि सामान्यतः अध्यक्ष कौन होते हैं, प्रधानमंत्री महोदय होते हैं। और जब अगर सरकार इनकी गिर जाएगी तो क्या ये उस समय नीति आयोग के अध्यक्ष रहेंगे, नहीं। जो न्यू प्राइम मिनिस्टर आएगा वो इसका अध्यक्ष हो जाएगा, जो न्यू प्राइम मिनिस्टर आएंगे। तो इसीलिए ये कोई पूर्णकालिक अध्यक्ष नहीं हो सकते हैं, तो इसलिए बी ऑप्शन गलत है। क्वेश्चन नंबर 18 है कि नीति आयोग से संबंधित है नरेंद्र मोदी, अमर्त्य सेन, कौशिक बसु, पी चिदम्बरम। तो देखिए पी चिदम्बरम जो है कि आपके क्या थे, वित्त मंत्री हैं कांग्रेस की गवर्नमेंट में। अमर्त्य सेन हमारे भारतीय मूल के अर्थशास्त्री हैं। वहीं नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री साहब, जो नरेंद्र मोदी जी कौन है, नीति आयोग के अध्यक्ष भी हैं, और इन्होंने 1 जनवरी 2015 को इसकी स्थापना की थी योजना आयोग के स्थान पे। क्वेश्चन नंबर 19 हम देखते हैं कि योजना आयोग के उपाध्यक्ष किसके समकक्ष होता है, उपराष्ट्रपति के, राज्य मंत्री या कैबिनेट मंत्री या सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश। तो जो उपाध्यक्ष होता है उसको कैबिनेट मंत्री की सारी सुविधाएं और सारे दर्जे, सारे वेतन, सारी सुविधाएं, विशेषाधिकार, सब कुछ उसे कैबिनेट मंत्री के रूप में प्राप्त होता है। क्वेश्चन नंबर 20 हम देखेंगे, योजना आयोग के उपाध्यक्ष को भारत सरकार के सरकारी वरीयता क्रम के महत्व का दर्जा है, तो भारत सरकार के कैबिनेट मंत्री के समान होता है इसको प्राप्त। ओके, तो ये चीज़ आपको क्लियर हो गई क्वेश्चन नंबर 20 तक।
आइए यहाँ पे 2 क्वेश्चन और बचे हैं, इसको भी हम लोग कवर करते हैं। भारत में इनमें से कौन योजना आयोग का उपाध्यक्ष नहीं रहा है? अर्थात मनमोहन सिंह, पी चिदम्बरम, प्रणब मुखर्जी या मोंटेक सिंह आहूवालिया। तो आप देखेंगे पी चिदम्बरम साहब जो है कि कभी भी इसके क्या थे, योजना आयोग के उपाध्यक्ष नहीं रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। योजना आयोग को आर्थिक मंत्रिमंडल परिभाषित किया गया केवल संघ हेतु नहीं अपितु राज्यों हेतु भी, और यह राष्ट्रीय संसाधनों के संतुलित उपयोग हेतु पंचवर्षीय योजनाओं का निर्माण करता है। ये दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं और ये एक दूसरे की व्याख्या लेकिन नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये इसने आंसर माना है यूपी पीसीएस मेंस 2010 में। क्लियर हो गई बात। और हमारा ये लास्ट प्रश्न होगा यहाँ पे, वित्त आयोग, क्वेश्चन नंबर 23 है, वित्त आयोग और योजना आयोग के परस्पर विलय का प्रस्ताव किसने दिया था? डी बसु, एम.वी. माथुर, भालचंद्र गोस्वामी, आशुतोष पांडे। तो एम.वी. माथुर साहब ने विचार दिया था, लेकिन ये संभव नहीं था क्योंकि एक आपकी संवैधानिक संस्था है और एक आपकी संवैधानिक संस्था है। दोनों की जो वजूद है, दोनों की जो वैल्यू है वो एक साथ नहीं हो सकती, क्योंकि एक संविधान जैसे पवित्र ग्रंथ में है और एक योजना आयोग जो कि सरकार के नियमों के अनुसार इसका गठन किया गया था। अब इसी के बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है दोस्तों, लोकपाल और कुछ महत्वपूर्ण आयोग, जिसमें आपके जो महत्वपूर्ण आयोग होंगे, फॉर एग्जांपल ओबीसी, एससी, एसटी, माइनॉरिटीज़ एंड वीमेन कमीशन, ठीक है। फिर एनएचआरसी जो कि आपका एनएचआरसी मतलब नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, अल्पसंख्यक मंत्रालय, ये तो माइनॉरिटी लिखी दिया। तो इस तरीके के जितने भी मंत्रालय होंगे और साथ ही साथ जो लोकपाल लोकायुक्त का जो केस है जो लगातार चर्चे में चलता रहता है, और अब तो नए नए लोकपाल जो बने हुए हैं, पिनाकी चंद्र घोष जी बने हुए थे। तो ये जो चीज़ें हैं इससे समझ बहुत सारे प्रश्न बनने लगे हैं आयोग में, तो हम इस पर भी चर्चा करेंगे। और कौन से राज्य ने सबसे पहले जो लोकपाल के नियम थे उसको पास किया, कि ओडिशा है या आपका महाराष्ट्र है या फिर आपका यूपी, इन पे जो भी प्रश्न बनते हैं हम उस पर चर्चा करेंगे। लेकिन ये सारी चर्चाएं हमारी नेक्स्ट क्लास में होंगी। तब तक के लिए मिलते हैं फिर। और आप लोग क्या करेंगे, तब तक घटना चक्र की सारी सीरीज को देखते रहिए, मैराथन देखिए, अदर सब्जेक्ट की आप घटना सीरीज देख सकते हैं, घटना चक्र। और हम लोग कल या परसों से आप लोगों को मैंने अनाउंस कर ही दिया है कि मॉडल टेस्ट पेपर भी अब शुरू किए जाएंगे, तो उसका भी आप एंजॉय लीजिए। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।